सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का विजन पाथ लर्निंग यूट्यूब चैनल्स पे। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पढ़ रहे हैं, ये पार्ट भाग जो हम पढ़ रहे हैं, ये पांचवा भाग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया है, जिनमें से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड मौलिक कर्तव्य एसपी भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में कॉन्स्टिट्यूशंस का जो भाग 5 होने वाला है, इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट्स। पहले प्रेसिडेंट्स पढ़ने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल का जो एक पार्लियामेंट होती है, संसद, कानून कैसे चलते हैं, तो उनको समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का जो है, ये जो 3 बॉडी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो है वो पार्लियामेंट्स में है, और पार्लियामेंट्स 2 तरीके से है, राज्यसभा और लोकसभा। ये भी हम पढ़ेंगे इसी इसी क्लास के इसी चैप्टर में। एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो होती है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट्स आते हैं, और जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट्स आता है। तो आज जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो प्रेसिडेंट्स पढ़ने वाले हैं। प्रेसिडेंट्स आर्टिकल्स 52 से 62 आर्टिकल तक चलते हैं। तो आज की क्लास में हम प्रेसिडेंट्स पढ़ने वाले हैं। संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स को समझने का प्रयास करेंगे आज की इस क्लास पे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस फॉर एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलबी, स्टेट एग्जाम्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल्स, यूपी लेखपाल एग्जाम 2026, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, संविधान का ये भाग 5 है, अनुच्छेद 52 से 78 तक। एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी पढ़ते हैं ना, प्रेसिडेंट तो 62 तक ही है। ठीक है, तो इसमें हम जो यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी पढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका, यह संविधान का भाग 5 होता है, अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत आती है, जो कि देश के प्रशासन, कानूनों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें कि राष्ट्रपति नाम मात्र एक कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री नेतृत्व में मंत्रिपरिषद और वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। देखिए, हमारे भारत में, भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 52 है, वो कहता है भारत का मतलब एक संसद होगी। पहली बात क्या होगी? संसद होगी। संसद के 3 अंग हैं। कौन-कौन से? पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा, और फिर है राज्यसभा। तो जो राष्ट्रपति होता है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है? नाम मात्र का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि राजा नहीं होता, राजा होगा, लेकिन वो नाम मात्र। लोकसभा में जो होते हैं, लोकसभा में प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। जो हमारे भारत में प्रधानमंत्री है, वो पूरा कार्यवाहक होता है। ठीक है? राज्यसभा भी होता है। तो हम जब प्रधानमंत्री आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाएँगे, तो वहाँ पे समझेंगे। आज इस क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम संघीय कार्यपालिका के तहत प्रेसिडेंट्स, कैसे चुनाव होता है, प्रेसिडेंट्स के कार्य क्या होते हैं, प्रेसिडेंट्स के अधिकार क्या होते हैं, और प्रेसिडेंट्स के महत्वपूर्ण जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उन्हीं को हम कवर करेंगे आज की इस क्लास में। इतना क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, संघीय कार्यपालिका के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो फर्स्ट, प्रेसिडेंट्स राष्ट्रपति होते हैं, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, प्राथमिक नागरिक होता है, जो कि होगा अनुच्छेद 52 के तहत भारतीय संविधान बनाया गया। उसके बाद होगा उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति नहीं होंगे, तो उसके कार्य पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का पालन करने वाला या करते हैं। तीसरा जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज का होता है, प्राइम मिनिस्टर्स होता है, सरकार का वास्तविक। और चौथा, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं, और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। और पांचवा जो आता है, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं।
तो आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट्स करेंगे, फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। इसलिए आज की इस क्लास में मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि हम कैसे-कैसे आपको पढ़ेंगे, एकदम एक स्ट्रक्चर्स बेस्ड आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप स्ट्रक्चर बेस्ड चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें। तो आइए, प्रेसिडेंट्स, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख हेड स्टेट्स होगा। ये आर्टिकल 52 कहता है। आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी, वो संघ की कार्यपालिका की शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसे अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है और यह प्रयोग करेगा। प्रेसिडेंट्स वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचन के लिए जो राष्ट्रपति की निर्वाचन शक्ति क्या होनी चाहिए, जो उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है? निर्वाचन का मंडल द्वारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए, प्रेसिडेंट्स का चुनाव कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। प्रेसिडेंट्स का चुनाव जो होता है, वो कैसे होता है? जो कि राज्यसभा और राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के मंत्रिपरिषद जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा चुन करके जाते हैं, वो प्रेसिडेंट्स को वोट करते हैं और वही प्रेसिडेंट्स को वोट करते हैं। यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। कौन-सी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है? राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। वहीं पर भी आर्टिकल 55 के तहत निर्वाचन की पद्धति है, मैंने बताया समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल्स वोट्स, इसमें गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति मैंने बताई ना आपको, उसके द्वारा प्रेसिडेंट्स का चुनाव किया जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अनुच्छेद 55 के तहत निर्वाचन पद्धति होती है और एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। हम आपको और डिटेल्स अगर आपको पढ़ना है, डिटेल्स के लिए आप एनसीईआरटी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? हम उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के तहत हम यहाँ पर बस इतनी ही बेसिक्स जानकारियाँ समझेंगे। नहीं तो वो एकल मत पद्धति है, पूरा चुनाव प्रक्रिया है, फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? और फ़ॉर्मूला के तहत एक स्टेट्स की जो जैसे मान लीजिए कोई एक लेजिस्लेटिव से कोई मान लीजिए संसद है। अब उस संसद में जितनी जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या के तहत वोट गिनी जाया करती है। मतलब एकल संक्रमणीय पद, उसके तहत उसके वोट बैंक को पावर दी जाती है, तब वो जीतता है। तो उस चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? तो आर्टिकल 56 के तहत कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और इस्तीफा वो स्वयं उपराष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग अगर लाना है तो सांसद की किसी भी सदन, चाहे राज्यसभा से भी लाया जा सकता है, लोकसभा सदस्य से, लोकसभा, राज्यसभा दोनों बॉडीज़ों से लाया जा सकता है, जिसमें कि 50-50%
जब तक दोनों के वोट नहीं होंगे, तब तक महाभियोग पारित नहीं होगा। महाभियोग पारित करने से पहले राष्ट्रपति जी को 11 दिन बता देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं और क्यों लाया जा रहा है इसके बारे में भी बता देना। अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन की पात्रता। राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति को अगर पुनः तो याद रखिएगा अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन की पात्रता होती है राष्ट्रपति के तहत। अनुच्छेद 58 कहता है कि योग्यता। अनुच्छेद 58 के तहत भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कौन? प्रेसिडेंट बनने वाला। प्रेसिडेंट बनने वाला कौन? जो व्यक्ति है। प्रेसिडेंट बनने के लिए अनुच्छेद 58 के तहत योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इतना क्लियर है? अनुच्छेद 59 के तहत पद की शर्तें हैं। कुछ पद की शर्तें कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता। जैसे मान लीजिए वो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति रहने से पहले शायद वो किसी भी लाभ के पद में हो, लाभ के पद को त्यागना होगा या किसी ऐसी जगह का वो कोई लाभ का पद जहाँ से उसे वेतन भत्ता मिलता हो। वेतन भत्ता तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद का मिलेगा, बाकी कोई लाभ पद नहीं होना चाहिए। उसे आधिकारिक आवास, वेतन भत्ते आदि मिलते हैं और पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखते हुए शर्तें रखी गई। शर्तें होती हैं तो पद की शर्तें अनुच्छेद 59 याद रखिएगा। अनुच्छेद 60 के तहत शपथ का प्रज्ञापन होता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय शपथ लेते हैं। तो शपथ दिलाने वाला भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्याय दिलाने का काम करते हैं। शपथ में मुख्य वचन होते हैं कि संविधान की रक्षा, संरक्षण और पालन करेंगे, देश की सेवा और कल्याण करेंगे। ये कुछ ऐसे वचन होते हैं और अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है और यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ चला जाए या संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचे तो इस वजह से यह लाया जा सकता है महाभियोग। और महाभियोग या संसद के किसी भी सदन में आयोग में लाया जा सकता है। विशेष से बहुमत से पारित होना चाहिए और दूसरे सदन में जांच व अनुमोदन की प्रक्रिया होती है और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। अगर 2/3 बहुमत नहीं होता है तो वहीं पर महाभियोग प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। इसलिए दोनों सदनों में, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये 2/3 तो पास होना ही चाहिए। ओके। अनुच्छेद 62 में रिक्त की पूर्ति होती है, रिक्त पद की पूर्ति। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने तो 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव करवा लेने चाहिए। पुनः चुनाव की घोषणा हो जाती है, इसके अंदर चुनाव अनिवार्य है 6 महीने के अंदर। इस दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। कार्यवाहक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है। इस वक्त उपराष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य, पावर्स ऑफ ड्यूटीज एंड प्रेसिडेंट्स। तो राष्ट्रपति की कुछ पावर्स हैं, उनको समझते हैं कि कार्यपालिका संबंधी अधिकार जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, ये महत्वपूर्ण अधिकार में पहला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट्स और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं और मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, सीएजीएन, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वह प्रेसिडेंट्स करते हैं। सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन वास्तविक निर्णय मंत्री परिषद लेती है। राष्ट्रपति औपचारिक स्वीकृति देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे भारत देश में एआई सबमिट हुआ है, तो एआई जो सबमिट हुआ है अभी
एआई समिट कौन ज़िम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करवाएँगे, राष्ट्रपति करवाए नहीं। और अभी मान लीजिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया? कितनी थू-थू हुई, तो किसका नाम लगेगा? राष्ट्रपति ज़िम्मेदार नहीं होगा उसके लिए? उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के पास वो गए होंगे, एक बिल पास किया होगा या एक कागज़ में कि हम एआई सबमिट करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, कर लो, साइन मार दिया। साइन करने वाले सिर्फ़ प्रेसिडेंट्स होते हैं हमारे भारत में। इसके बाद है विधायी अधिकार। विद ल लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं कि राष्ट्रपति संसद में जुड़े कई कार्य अधिकार रखते हैं, जैसे संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा भंग करना। राष्ट्रपति की पावर इतनी होती है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगर देखा कि अगर मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री दिवालिया या पागल या कुछ भी ऐसी घटनाएँ घटती हैं, तो राष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग करने की पूरी शक्ति रखते हैं। यदि संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना हो, भाषण, अध्यादेश जारी करना हो जब संसद सत्र में ना हो, अनुच्छेद ये 200 131 के तहत 23 के तहत राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति 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 राज्यसभा में राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि खेल, कला, विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा इन क्षेत्रों से आते हैं, तो उनको नियुक्त किया जा सकता है, 12 सदस्यों को। तीसरा है वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल पावर्स जो होती है, बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होता है। इस साल का जो बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निर्मला निर्मला सीतारमण जी सीतारमण है। कौन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वर्तमान की? निर्मला सीतारमण है। तो इन्होंने अपना बजट पेश किया है। तो वो किसकी तहत बजट पेश करती हैं? वित्त राष्ट्रपति की अनुमति से। वित्त विधेयक का मनी बिल्स राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चौथा है न्यायिक अधिकार, जो जुडिशियल पावर्स होते हैं, तय याचिका पर निर्णय ले सकते हैं। क्षमा, दंड, स्थगन, दंड में परिवर्तन। अगर मान लीजिए क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है, इसकी फांसी की सजा, तो फांसी की सजा को मद्देनजर नजर रखते हुए उसे क्या दे देंगे? उसको उम्र कैद दे सकते हैं कि भाई चलो फांसी फांसी ना लगे तो उम्र कैद दे दो। अगर उम्र कैद हुई है तो कुछ साल तक क्या कर दिया जाएगा? उसको सजा कम कर दी जाएगी। तो दंड अपराध को भी क्षमा करने की न्यायिक अधिकार जुडिशियल पावर्स होती है राष्ट्रपति के पास। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट्स की ही जिम्मेदारी होती है। इतना क्लियर है? आइए, आपातकालीन शक्तियाँ कुछ होती हैं, इमरजेंसी पावर। राष्ट्रपति 3 प्रकार से आपातकालीन लागू कर सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकालीन, अनुच्छेद 352 के तहत है। दूसरा है राज्य आपातकालीन राष्ट्रपति शासन 56 के तहत। और वित्त आपातकालीन अनुच्छेद 160 के तहत। देखिए पहला क्या है कि राष्ट्रीय आपातकालीन, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? नेशनल इमरजेंसी कैसे लागू होती है? जैसे कि एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, राष्ट्रीय आपातकालीन। उसमें क्या हुआ था, जब यदि अगर किसी बाह्य बाह्य युद्ध हो जाए बाह्य युद्ध हो जाए, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। या ऐसी कोई महामारी, बीमारियां, तब नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। इस आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकालीन, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन भारत में कैसे लागू होता है? जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र एमपी है, ऐसा हो जाए कि जो एमपी की
मुख्यमंत्री, सीएम कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे कि यहाँ की असेंबली भंग कर दी जाए, मतलब विधायिका भंग कर दी जाए, उस क्षेत्र पर जैसे मणिपुर है हमारा मणिपुर, मणिपुर में कितने कांड हुए वहाँ के इस्तीफा दे दिया, वहाँ पर शासन क्या लग गया? डायरेक्ट पावर किसकी लगेगी? वो लगेगी प्रधान राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन तब लगता है। वित्तीय आपात यदि अगर भारत में क्या आ जाए, वित्तीय संकट आ जाए, ठीक है? वित्तीय संकट आ जाए, मनी ही कम हो जाए, तो उसके तहत क्या लगेगा? आर्टिकल 360 याद रखिएगा। ये तीनों आर्टिकल्स आपको याद रखिएगा। राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? 352 के तहत, आर्टिकल 352 में है। राज्य आपातकालीन राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकालीन 360 के तहत लगती है। तो ये अधिकार बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं और ये राष्ट्रपति के पास ही होता है। इतना क्लियर है दोस्तों? तो आपको समझ में आया होगा आज इस क्लास में। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। राष्ट्रपति के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट्स, संविधान की रक्षा करना। राष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य है कि वो संविधान की रक्षा करे और संरक्षण का पालन निश्चित करे और देश की एकता और अखंडता बनाए रखे। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक होता है, इसलिए राष्ट्रीय एकता का संरक्षक भी राष्ट्रपति माना जाता है। सरकार का संचालन सुनिश्चित करना होगा, प्रधानमंत्री से जानकारी लेना, मंत्रिपरिषद को सलाह देना, आवश्यक मामलों पर चेतावनी देना, ऐसे रूल्स भी राष्ट्रपति के पावर्स होते हैं। संसद और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, जिसे सब्सिस्टेंस वीटो कहते हैं। अभी हम वीटो के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के वीटो होते हैं, तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है और विदेशी राष्ट्रों को मान्यता प्रदान करते हैं। आइए समझते हैं राष्ट्रपति के वीटो पावर्स कौन-कौन से होते हैं, क्या-क्या होती हैं। तो वीटो का अर्थ क्या होता है? पहले समझिए आखिर वीटो 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 है क्या? राष्ट्रपति द्वारा संसद के पारित विधेयक, बिल, जो भी मान लीजिए संसद में दोनों सदनों से कोई ना कोई बिल पास होता है, किसी भी तरह का बिल पास होगा, चाहे वो राज्यसभा से पास हो, चाहे लोकसभा से पास हो। तो जो बिल की मंजूरी ना देना या रोक देना, यही शक्ति राष्ट्रपति को भारतीय संविधान से प्राप्त है और ये मुख्यतः आर्टिकल 111 के तहत 111 111 के तहत अनुच्छेद के तहत ये किसकी पावर्स है? ये वीटो पावर्स राष्ट्रपति के पास होती है। जब संसद कोई बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति 3 प्रकार से निर्णय ले सकता है। यही उसकी वीटो पावर कहलाती है। भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर्स 3 प्रकार के प्राप्त हैं। आइए तीनों प्रकार के वीटो पावर्स को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है वीटो, पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति बिल को पूरी तरह से अस्वीकार कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। मान लीजिए असेंबली में राज्यसभा और लोकसभा की तरफ से एक बिल पास किया जाता है, किसके लिए? किसानों के लिए, या अभी हमारे देश में आपको पता है आर्मी अग्निवीर चल रहे हैं और अग्निवीर के लिए कह दिया जाए कि अब 1 साल के लिए ही सारे हो लोग। ये गलत है कि नहीं? अग्निवीर के लिए, और वो बिल जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इससे नाखुश होकर तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। तो राष्ट्रपति की जो पहली पावर्स होती है कि बिल को अस्वीकार कर देना, बिल्कुल रिजेक्ट। ऐसा होने पर यह बिल कानून नहीं बनता और समाप्त हो जाता, तुरंत समाप्त हो जाता, कानून ही नहीं बनेगा। लेकिन यह कब प्रयोग होता है? निजी सदस्य विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है? या जब सरकार बदल जाए या नया मंत्रिमंडल बिल ना चाहता हो, उदाहरण के लिए बहुत कम प्रयोग होता है। पहली बात तो बहुत कम ऐसा प्रयोग होता है कि अगर ऐसा कोई बिल गया है और राष्ट्रपति डायरेक्ट उसको मना कर, ऐसा नहीं हुआ अभी आज तक। दूसरा निलंबन, सब्स्टेंसिव वीटो, निलंबन वीटो।
यह क्या होता है, राष्ट्रपति बिल को वापस संसद को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। मतलब ऐसा हो कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने बिल को देखा, उन्होंने कहा कि मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं कह रहा है, या आज मेरा मन नहीं है, या आप इसको एक बार और पुनर्विचार कीजिए इस पर। तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे? मना नहीं करेंगे, कहेंगे चलो एक बार संसद में अपना दोनों में और राज्यसभा और लोकसभा फिर दोनों लोग आपस में थोड़ा-सा और पुनर्विचार करें। लेकिन फिर यदि संसद बिल को पुनः पास कर देती है साधारण बहुमत से, तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और करना पड़ेगा। अगर एक बार पार्लियामेंट चला गया और फिर साधारण बहुमत से पास हो गया, राष्ट्रपति तुरंत उसमें वो साइन कर देंगे, बिल पास। तो इसे ही सस्पेंसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बिल स्थायी रूप से नहीं रोका रोका जा सकता। केवल थोड़े समय के लिए रुकता है। मतलब ये है सिर्फ क्या होता है, थोड़े समय के लिए रुकेगा कि भाई जाइए, ऐसा करिए, बिल है, थोड़ा-सा पुनर्विचार कर लीजिए। जैसे आपके घरों में मम्मी-पापा कोई ऐसी चर्चाएँ करते होंगे, कहते हैं यार नहीं इस चलो इस चीज़ को भी थोड़ा-सा और पुनर्विचार कर लेते हैं, तब ये चीज़ लाते हैं या ये काम करते हैं। ऐसा ही देश चलता है। अगर कोई बिल लाया गया है, राष्ट्रपति ने कहा चलो अच्छा ऐसा करो, जाओ थोड़ा-सा अभी और सोच समझ, और लेकिन सोच समझने के बाद फिर वापस आ गया, तो तुरंत वो पास, ये पावर होती है, वीटो पावर, निलंबन पावर। इसके बाद है पॉकेट पावर्स। पॉकेट वीटो क्या है? क्या होता है? यह राष्ट्रपति बिल पर ना तो हस्ताक्षर करता है, ना ही उसे अस्वीकार करता है और ना वापस भेजता है। देखिए पॉकेट वीटो बहुत खतरनाक है। क्या होता है कि बहुत ऐसे कानून बनते हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा में कानून बना, और वो क्या हुआ? वो राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया? ना तो उसमें साइन किए, ना मोहर किए और ना उसको वापस भेजा कि जाओ तुम संसद में पुनर्विचार करो, नहीं, उसको अपने पास ही रख लेते हैं। अस्वीकार भी कर रहे नहीं करेंगे और उसमें हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे और उसको अपने पास रख देंगे। यानी यह जो बिल होता है, अपने पास लंबित रखते हैं, भेजते भी नहीं हैं। तो भारत में राष्ट्रपति के पास बिल पर निर्णय लेने की कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए यह सख्त संभव है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को पॉकेट विंडो में रखा था, राष्ट्रपति थे भाई। तो इतना मैं आशा करता हूँ आप लोगों को, आपको संपूर्ण जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, जो भी जानकारियाँ हैं उनको पढ़ने का, छोटी-छोटी चीज़ों को आप जो है लिखते जाइए, शॉर्ट नोट बनाते जाइए, ठीक है? इतना सारी जानकारियाँ आपको समझ में देखिए, हम आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, अगर आप बहुत डीप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतना शॉर्ट में आपको पढ़ा रहे हैं, क्या होता है, कब कब पास होता है और कौन क्या कर सकता है, इतने छोटे-छोटे अक्षरों में। संविधान आपको बिल्कुल सरल कर देंगे, ठीक है? वीटो के प्रकार से और अर्थ और परिणाम समझते हैं। देखिए एब्सोल्यूट जो वीटो होता है, बिल को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है, बिल समाप्त हो जाता है। और सस्पेंसिव वीटो जो है बिल वापस भेजना होगा और पुनः पास होने पर मंजूरी देनी पड़ती है और पॉकेट में उसको बिना लंबित किए अनिश्चित समय तक रुका रहता है। तो ये थोड़ा समझ में आई बात? आइए, कुल जो भारत जब से आज़ाद हुआ 1950 से अब तक के, मान लीजिए 2022 तक, 2022 तक के कुछ राष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल और उनका समय सारणी आइए समझते हैं। वर्तमान में टोटल जो अभी तक हुए 15 राष्ट्रपति हुई हैं, तो आइए राष्ट्रपतियों का क्रमानुसार सूची। भारत के जो प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट थे तो राजेंद्र प्रसाद थे, ये 1950 से 1962 तक रहे। दूसरे राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह 1962 से 1967, तो सेकंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से 1969, तो तीसरे। चौथे जो है वीवी गिरी हुए, ये 1969 से 1969 में चौथे।
पाँचवें हुए जो फर्रुखुद्दीन अली अहमद, ये 1974 से 1977 तक रहे। और नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक रहे। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक रहे। आर वेंकट रमन 1987 से 1992 तक रहे। और नौवें पे आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से रहे 1997 तक। और 10वें हैं के आर नारायण, 1997 से 2002 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। प्रेसिडेंट्स प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे। रामनाथ कोविंद जी 2017 से 2022 तक। और द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति महिला 2022 से वर्तमान 2024 तक की। तो ये वर्तमान जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे, 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, कैसी लगी आप लोगों को ये आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर प्यारा सा कर दिया करिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिए। पिछली क्लास में हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने के लिए जागरूक रहिए। फिर हम पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। कैसी लगी वीडियो आप लोगों को? क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।